हाय एवरीवन। कल के लेक्चर वीडियो यानी आपने ये जो रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर वीडियो देखा होगा, उस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने चर्चा जो किया था वो सेट्स के बारे में हमने चर्चा किया था। और कल हमने सीखा कि हम लोग सेट्स को कैसे डिफाइन करते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड है। मैंने पहला मेथड का नाम बताया था बाय स्टेटमेंट मेथड, किसी एक स्टेटमेंट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। दूसरा मेथड जो था उसका नाम था रोस्टर मेथड, या इसी को हम लोग टैबुलर मेथड, हिंदी में इसको हम लोग सारणी विधि के रूप में जानते हैं। और तीसरा मेथड जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, या इसी को मैंने एक और नाम बताया था डिस्क्रिप्शन मेथड या रूल मेथड के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं गुण प्रकटीकरण विधि, या इसे समुच्चय निर्माण विधि के रूप के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, इस सेट्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया ये समझते हैं हम लोग। कितने भागों में बांटा गया और कैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। इस चीज़ को क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट पे और चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? अच्छा, तो समझिए, द टोटल number of element present in a set is called cardinal number of that set। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक सेट है आपके पास, उस सेट में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको काउंट करना है और उसको लिख देना है, वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। जस्ट लाइक अगर मेरे पास अगर सेट ए है तो ए में अगर मान लेते हैं इसमें ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। और इस सेट का अगर मेरे से कोई पूछता कि कार्डिनल नंबर क्या होगा, अच्छा, इस कार्डिनल नंबर को हम लोग ना नंबर ऑफ ए से इंडिकेट करते हैं। एन ब्रैकेट में ए लिखना है और रीड एज नंबर ऑफ ए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? नंबर ऑफ ए। अच्छा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस ए सेट का कार्डिनल नंबर पूछा जा रहा है, और ए का अगर कार्डिनल नंबर पूछा जा रहा है तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 होगा। इसी प्रकार 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर आपके पास बी कोई सेट है और बी में अगर इसमें लिखा हुआ है 2 4 6, अगर इसमें ऐसा लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछ दे कि नंबर ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ बी का क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर सी में मैंने कुछ भी सेट लिख दिया लेकिन देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट, तो अगर आपसे कोई पूछा जाए नंबर ऑफ सी क्या होगा, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मेरे को कहना पड़ेगा कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 0 है या 0 है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट कैसे डिफाइन होता है। आप समझ गए होंगे कि अगर किसी सेट का अगर कार्डिनल नंबर लिखना अगर है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितना प्रेजेंट है उस नंबर को आप लिख दीजिए, वही उसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले, या टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ सेट को। पहला सेट का नाम है इम्प्टी सेट। आप ध्यान रखें कि इस इम्प्टी सेट को हम लोग नल सेट के नाम से भी जानते हैं, या इसी को हम लोग वॉइड सेट भी कहते हैं, और हिंदी में इसे हम लोग रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपसे अगर कोई पूछ देता है कि ये इम्प्टी सेट क्या है और नल सेट क्या है, तो हम इसका डेफिनेशन देंगे द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, यानी हम इसको लिख सकते हैं द सेट
द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, अगर ऐसा सेट दिख रहा है जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं लिखा हुआ है, देन उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट कह सकते हैं। यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो कह सकते हैं कि वैसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, अगर उसके मतलब कार्डिनल नंबर अगर किसी सेट का अगर 0 हो जाए तो ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। यानी अगर इस बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं the set which have जीरो एलिमेंट, द सेट विच हैव जीरो एलिमेंट, या जिसका कार्डिनल नंबर अगर 0 हो जाए तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप चलते हैं, कुछ क्लियर कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा ए में अगर ए अगर मैंने लिखा ए में कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा यह कैसा सेट है, तो इसके अंदर में तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या समझेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। सो क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी सेट बोलेंगे। आप ध्यान रखें कि एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय, empty set is denoted by, empty set is denoted by, आप याद रखेंगे अगर आप रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ करली ब्रैकेट में आपको एक भी एलिमेंट नहीं लिखना है, या तो आप करली ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे, या आप ये इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइल, इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइल, या तो आप करली ब्रैकेट से इंडिकेट करेंगे या तो इसे फाइल से इंडिकेट करेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आप इसमें जो है ना रिकॉग्नाइज द एम्प्टी सेट, आपसे अगर कोई कहता है कि आप जो है ना एम्प्टी सेट को पहचाने, अगर मैंने लिखा इसके अंदर में मैंने फाइल लिख दिया और आपसे ये कोई पूछता है कि बताओ कि क्या यह एक सेट है, तो क्या यह एक एम्प्टी सेट है, तो बोलेंगे नहीं यह एक एम्प्टी सेट नहीं है, इसके अंदर में तो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अगर यह प्रेजेंट है तो यह एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि उसका एलिमेंट जो होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 0 होनी चाहिए। अच्छा, मैंने अगर कह दिया आपसे कि अगर इसके अंदर में 0 लिखा है ना, और अब मैंने पूछा कि यह एम्प्टी सेट है, तो बिल्कुल यह भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये समझेंगे कि इसके अंदर में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 एलिमेंट है, जहां पे जबकि यह बात सत्य नहीं है, इसके अंदर में 0 भी एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यह जो होगा वह एम्प्टी सेट नहीं होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने 0 लिख दिया और मैंने पूछा कि क्या यह एक एम्प्टी सेट है, तो पहले तो सबसे पहले बात है कि अगर ये रोस्टर मेथड में लिखा हो तो करली ब्रैकेट लगा ही हुआ नहीं है, तो इसका मतलब यह भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। आप ध्यान रखें कि एम्प्टी सेट होने के लिए या तो वह करली ब्रैकेट लिखा हुआ रहेगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ रहेगा, या इसी को हम लोग फाई से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप समझ में आ गया होगा कि यह एम्प्टी सेट क्या होता है। कुछ एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे इसको समझने में आपकी और भी क्लैरिटी बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि चलो एक क्या करते हैं हम लोग, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और फिर पहचानते हैं कि क्या यह सेट एम्प्टी सेट है या नहीं। जैसे a इज इक्वल टू, मैंने लिखा x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन, या इज अ प्राइम नंबर लिखते हैं, इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2, मैंने लिखा लेस देन 2। अगर मैंने ऐसा एग्जांपल दिया और आपसे पूछा कि बताओ क्या यह एक एम्प्टी सेट है, तो बिल्कुल यह एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वह 2 होता है। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर मिल सकता है क्या, तो नहीं मिल सकता है। मैंने क्या किया, एलिमेंट के बारे में क्या कहा है कि एलिमेंट जो है एक प्राइम नंबर है लेकिन 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता है। इसीलिए इसको अगर हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें एक भी एलिमेंट हम लोग को मेंशन नहीं करना है, एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए यह जो सेट है ए, वह जो है वह एम्प्टी सेट है। अगर दूसरे शब्दों में अगर बात करें और मैंने कहा कि x सच दैट x, और मैंने कहा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1, मैंने ये कहा, तो आप सोचो अगर मैंने पूछा कि यह कैसा सेट है, तो आप ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इसमें x जो होता है वह एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के बाद जो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, उसको यहाँ लिखा जाता है। तो आप समझिए x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर लिखो जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब यह b
बी जो सेट है वह भी एक एम्प्टी सेट है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया हो कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक है, फर्दर अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे टाइप के सेट पे चलते हैं। अच्छा, एक अगर सेट, अगर इसको अगर मैं कहूँ तो कह सकते हैं कि सेट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक होगा आपके पास एम्प्टी सेट, तो पक्की बात दूसरा क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट। मतलब दूसरा सेट का जो नाम है उसको हम लोग पढ़ते हैं नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि आगे जो है ना हर जगह ये वर्ड आने वाला है आपके सामने में कि नॉन एम्प्टी सेट, ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो हम समझ लेते हैं ये नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी का मतलब होता है कि जो पूरा खाली हो, जिसमें नो एलिमेंट, उसके पास कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा हो। वेयर एज वहीं पे अगर नॉन एम्प्टी मतलब वैसा सेट जो एम्प्टी नहीं है, या इसी को हम लोग हिंदी में अरिक्त समुच्चय कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अरिक्त, उसको कहते हैं रिक्त, तो इसको कहते हैं अरिक्त समुच्चय कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं। कह सकते हैं the set contain at least one element, अगर कोई ऐसा सेट है जो है ना कम से कम एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब वह नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू -1, है ना, a इज इक्वल टू -1। अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि यह कैसा सेट है, तो बोलेंगे कि यह नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास एक एलिमेंट है -1 के रूप में। इसीलिए यह जो सेट होगा वह इसका, यह जो सेट कहलाएगा वह नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। कुछ एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे आपको और क्लैरिटी बढ़े। जैसे मैंने कहा कि a इज इक्वल टू, अगर मैंने लिखा बी, अच्छा a इज इक्वल टू मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, अब तो और ज़्यादा क्लियर हो पा रहा है कि यह जो सेट है वह नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसके पास तो 4 एलिमेंट है। मैंने क्या कहा है, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर उसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब वह जो सेट है वह नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको एम्प्टी और नॉन एम्प्टी में रिलेशनशिप समझ में आया होगा, और आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी कहलाएगा और कौन सा सेट नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, नाउ अब हम तीसरे सेट की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है फाइनाइट सेट। थर्ड नंबर ऑफ सेट जो है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट का नाम हिंदी में हम लोग इसको जानते हैं, हिंदी में नाम जानते हैं इसका परिमित समुच्चय, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, है ना, परिमित समुच्चय कहते हैं। आप समझिए, अगर आपसे कोई कहता है कि ये परिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या हो सकता है, तो आप कार्डिनल नंबर तो पढ़ ही लिए हैं। तो जिसका कार्डिनल नंबर, अगर आप एक फाइनाइट नंबर हो, फाइनाइट नंबर कहने का मतलब एक फिक्स नंबर हो जिसको आप काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर आप काउंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं इसमें 5 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, इसका मतलब वह जो है एक फाइनाइट सेट है। अगर आप उसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे सेट को हम लोग, है ना, एक को बोलते हैं फाइनाइट और एक को उस सेट को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, द सेट in which number of element can be counted। अगर कोई ऐसा सेट है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ऐसे सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कि चलो 1 2 3 4 है ना। अगर आपसे कोई पूछता है ये कैसा सेट है, तो हम लोग बोलेंगे इसको फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 4 एलिमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। अच्छा, इवन दो अगर 0 भी है ना, अगर एक भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा है, तो भी उसको हम लोग फाइनाइट सेट ही बोलेंगे। यानी आप ध्यान रखें कि एम्प्टी सेट को भी हम लोग फाइनाइट सेट ही कहते हैं, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है, उसके पास तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग काउंट तो कर पा रहे हैं ना कि उसके पास 0 एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो सेट होगा वह भी एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे सेट के बारे में, जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट, है ना। एक था एम्प्टी तो दूसरा नॉन एम्प्टी, एक है फाइनाइट, तो अगला जो होगा उसका नाम है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट
सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट का मतलब इसका नाम समझ में आ गया होगा कि अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि इनफाइनाइट सेट क्या हो सकता है, तो कह सकते हैं कि वैसा सेट जिसमें हम लोग उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और याद रखें कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग नहीं बता सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं हम लोग द सेट है ना, द सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके पास होगा, ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। और आप याद रखें, कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि a इज इक्वल टू चलो 1, 2, 3, 4 डॉट, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि यह जो सेट है वह एक इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज इसके पास 1, 2, 3, 4 4 तो दिख रहा है, लेकिन ये डॉट जो है ना, ये 3 डॉट जो होता है वह इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछा कि नंबर ऑफ ए क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा DNE बोले तो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि ये फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फिर अब हम लोग दूसरे और सेट पे बात करेंगे। चौथा सेट हो गया, अब हम लोग पांचवी सेट पे बात करते हैं जिसका नाम है सिंगलटन सेट, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। इस सिंगलटन सेट को हिंदी में हम लोग एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं, एकल समुच्चय के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जैसे नाम से स्पष्ट है, एकल समुच्चय मतलब सिंगल एलिमेंट वाला सेट, मतलब कह सकते हैं द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, मतलब इसको हिंदी में अगर आपको मैं समझाऊं या कहूं तो आप लिख सकते हैं कि वैसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक, मतलब फिक्स्ड है, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी सेट के पास अगर ओनली वन एलिमेंट है उसके पास अगर कंटेन कर रहा होता है, तो ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि a इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 है ना, b इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 है ना, c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कुछ भी, e लिख दिया इसके अंदर में। अच्छा, d इज इक्वल टू लिख दिया मैंने x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वह 5 से छोटा है और 3 से बड़ा है। अच्छा, सारे सेट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं वह सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा एक, इसके पास तो एक ही एलिमेंट है, साफ साफ दिख रहा है, रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है, तो आप इसे कह सकते हैं ये सिंगलटन सेट है। इसके पास भी एक ही एलिमेंट है 2 है ना, इसीलिए यह भी सिंगलटन सेट है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, जिसका कार्डिनल नंबर 1 हो, ऐसे सेट को भी हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से ही जानते हैं। जैसे d इज इक्वल टू, समझिए मैंने कहा कि x के बारे में मैं क्या कह रहा हूं, x के बारे में जो प्रॉपर्टी यहां होल्ड कर रहा है वो लिखा हुआ है, बार बार कह रहे हैं, आप इसको ध्यान रखें। x जो है वह नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है आपको जो 3 से तो बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, 5 से छोटा हो तो 3 से बड़ा 4 होगा नेचुरल नंबर में, और 5 से छोटा भी 4 होगा। तो इसके अलावा 4 के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डी जो एक सेट है, यह जो है ना वह भी एक सिंगलटन सेट ही है या एकल समुच्चय भी है। एक अच्छा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। e इज इक्वल टू अगर लिखा हुआ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा लिखा और आपसे मैंने पूछा कि बताओ कि यह कौन सा सेट है, इम्पिटी सेट है या सिंगलटन सेट है। तो आप जरा सोचो, मैंने x के बारे में क्या लिखा है, मैंने कहा कि x रूट है, कैसा रूट, तो पॉजिटिव रूट है। किसका पॉजिटिव रूट है, तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का। जब आप x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा, एक होगा इसका +2 और एक होगा इसका -2। तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन का 2 रूट्स आते हैं, लेकिन मेरे को कैसा लिखना है, मेरे को लिखना है प्लस वाला रूट,
तो आप पॉजिटिव रूट लिखना है तो आप ई को आप समझ सकते हैं, जब आप इसको रोस्ट्रम मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ आपको इसमें 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि -2 तो उसका नेगेटिव रूट हो जाएगा। तो आप समझ पा गए होंगे कि सिंगलटन सेट क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर के सेट की ओर बात करते हैं। अगला जो सेट है उसको हम लोग बोलते हैं पेयर सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए पेयर सेट किसको कह सकते हैं। बस आसान आसान शब्दों में समझ लीजिए, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। आप समझिए ये पेयर सेट किसको कहते हैं। अच्छा, इसको अगर आपने समझ लिया ना, ये सारे सब जो कंसेप्ट बता रहे हैं, तो फिर आपको रिलेशन भी समझना आसान हो जाएगा और फिर फंक्शन भी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पेयर सेट किसको कहते हैं, तो कह सकते हैं ए सेट। आप समझ में आ गया होगा ना, पेयर को मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कह सकते हैं युग्म समुच्च। युग्म समुच्च, युग्म समुच्च का मतलब होता है जोड़ा, जिसमें 2 एलिमेंट होगा। तो कह सकते हैं ए सेट। आप बोलो क्या लिखें इसको, ए सेट हैविंग, है ना, ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स, है ना, 2 एलिमेंट्स। अगर कोई एक ऐसा सेट मिल गया जिसमें आपको 2 एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है, तो अगर अभी अब है 2 सदस्य है उसके पास, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, पेयर सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं, तो मैंने अगर एग्जांपल ले लिया a = a, b मैंने लिखा और मैंने आपसे पूछा कि यह कैसा सेट है, तो पक्की बात है यह इम्पीटी सेट तो है नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई पूछेगा यह सिंगलटन सेट है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 2 है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है यह फाइनाइट सेट है, तो बोलेंगे यस फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्या यह पेयर सेट भी है, तो बोलेंगे बिल्कुल पेयर सेट है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही तो एलिमेंट है, जिसको हम लोग पेयर सेट भी कह सकते हैं और फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, और आप समझ गए होंगे कि अगर मैंने इसी एग्जांपल को फिर से अगर एक बार दोहराया, e = मैंने लिखा x such that x, है ना, (x² - 4 = 0, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा और मैंने आपसे पूछा कि यह कैसा सेट है, तो पक्की बात है यह पेयर सेट होगा। ऐसा x लिखना है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करता है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो समझ में आ रहा है ना, यहीं से तो मैंने बताया कि +-2 होगा इसका आंसर, तो एक हो जाएगा इसका -2, एक हो जाएगा इसका +2। ध्यान रखना जरूरी है आपके पास, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आपको मन करता है तो +2 को पहले लिख सकते हैं और -2 को बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा पेयर सेट क्या होता है। ठीक है, अब जो है अगला सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ये 7th नंबर का जो सेट है, 7th टाइप का जो सेट है, पेयर सेट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो लगभग सेट थ्योरी का सारा कंटेंट समझ गए हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमको जो समझना है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। सबसेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपसमुच्च। सबसेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, उपसमुच्च कहते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, उपसमुच्च। फिर आपको कंफ्यूज करने वाला एक नाम आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक नाम होता है जिसको हम लोग उचित उपसमुच्च कहते हैं, उचित उपसमुच्च कहते हैं। और तीसरा जो आपके पास सेट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग सुपर सेट बोलते हैं, जिसको हम लोग अधिसमुच्च कहते हैं। अच्छा, ये जो जब एक साथ अगर नाम आ जाए तो बहुत कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। और बहुत सारे किताब में अलग अलग तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी ध्यान से आप सीखेंगे। तो सबसेट के बारे में बात करते हैं। सबसेट को डिफाइन करने से पहले कुछ एक एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर a = अगर मेरे पास 1 2 3 है और b = अगर मेरे पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो अगर आपसे अगर मैं कहूँ कि बताइए कि इस, अच्छा ये एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, c = लेते हैं हम लोग गंगा ले लेते हैं, है ना। एक मैंने नदी का नाम ले लिया गंगा, है ना। फिर दूसरा अपने ले लेते हैं गंडक है, अपने यहाँ चलती है समस्तीपुर में गंडक, तो इसका मैंने नाम ले लिया गंडक। और d = मैंने लिखा x such that x is a river of India। तो आपको कुछ संबंध दिख रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आने वाली बात है यहाँ पे, आप समझिए कि आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि A का सारा एलिमेंट B में तो कंटेन कर रहा है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। A का सारा एलिमेंट B में कंटेन कर रहा होगा, लेकिन B का सारा एलिमेंट A में कंटेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि C में जितना भी एलिमेंट है गंगा और गंडक, तो पक्की बात है कि गंगा और गंडक जो है वह इंडिया की भी नदियाँ हैं। तो गंगा और गंडक
इसका सारा एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है, लेकिन और अगर मैं बात करूं, यमुना की बात करूं, सरस्वती की बात करूं, तो इसमें तो है लेकिन इस सेट में नहीं अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर सबसेट को डिफाइन करूं तो अभी यहां पे हम लोग सबसेट को फिर अच्छे ढंग से डिफाइन कर लेते हैं, फिर समझते हैं। आप याद रखें कि आपके पास अगर दो सेट है ना, लेट A एंड B बी टू सेट, आपके पास कोई भी दो सेट है एंड देन या एंड each element of set A is contained या is present लिखते हैं, is present in set B, then we say set A is a subset ऑफ सेट बी। ध्यान से समझिए इस बात को, मैंने क्या लिखा है, सिर्फ छोटा सा बात लिखा है, कोई अंग्रेजी में बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं। मैंने कहा कि आपके पास दो सेट है, ए और बी आपके पास दो सेट है, और ध्यान क्या रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट समझ पा रहे हैं ना, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर सेट बी में प्रेजेंट है, 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए जो है वह सबसेट है वह बी का, ए जो है वह सबसेट है बी का। आप ध्यान रखें, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग रीड एज ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, है ना। सॉरी, ये जो थोड़ा सा कर्ली लिखा गया है, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस बात को कि हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब आप ध्यान रखें, ये जो साइन आपके पास सी के तरह लिख के नीचे में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, वह सबसेट का साइन है, और कहीं कहीं अपने एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा अलग भी लिखा था, हम इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बाद में। तो आप याद रखें कि अगर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए सबसेट बी होगा, सी का सारा एलिमेंट अगर डी में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सी का सारा एलिमेंट डी में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि सी जो है वह सबसेट है डी का, सी जो है वह सबसेट है डी का। बस अगर एक बात और समझ लिए, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि a इज इक्वल टू मेरे पास 1 2 3 है और b इज इक्वल टू मेरे पास 2 3 1 है, सपोज करो मैंने ऐसा कह दिया, और मैंने पूछा कि a सबसेट b करेक्ट है क्या, तो बिल्कुल करेक्ट है कि a का सारा एलिमेंट b में है, सिर्फ इतना ही देखना है a का सारा एलिमेंट b में है कि नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मैंने पहले कह दिया है। तो 1 इसमें भी 1 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी, तो a सबसेट b एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे मैंने पूछा कि b सबसेट a करेक्ट है, तो आप बोलोगे कि b का सारा एलिमेंट भी a में करेक्ट है, सही है, प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि b जो है वह भी सबसेट a का है। तो मैंने इतना बात हम लोग सीख गए कि सबसेट क्या होता है। ठीक, नाउ हम लोग सबसेट के बाद ठीक जो डिफाइन करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर सबसेट। क्या नाम है उसका? प्रॉपर सबसेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट के लिए सारा कंडीशन तो ये फॉलो करना ही है, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, बट इसके बाद एक लाइन और जोड़ना है उसमें, है ना। मैंने लिखा है ना कि अगर सेट ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए को उसका प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, सॉरी सबसेट बोलेंगे बी का। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से फिर से आपको कंटिन्यू लिखना है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। इसके बाद यहाँ से अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी is not present in A, is not present in set A, then set A is a proper subset, then A set is a proper subset of set B and denoted as A प्रॉपर सबसेट है बी का, ए प्रॉपर सबसेट है। इसमें इक्वलिटी का साइन हटा देंगे क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं। अब मान लेते हैं कि इसमें अगर मैं पूछूं कि ए सबसेट बी सही है तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ए का सारा एलिमेंट बी में है प्रेजेंट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बी सबसेट ए सही है तो नहीं, गलत है। आप इसको ए सबसेट बी भी बोले या ए प्रॉपर सबसेट बी भी बोले, दोनों करेक्ट होगा। आप याद रखें कि ये जो सबसेट है ना वह एक्चुअली रामबाण की तरह काम करता है। अगर समझ में नहीं आया तो आप ये साइन लगा सकते हैं। प्रॉपर सबसेट अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, इसका साइन लगा सकते हैं। इक्वल है तब पर भी लगेगा, इसका सारा लिमिट में प्रेजेंट है तब भी लगेगा, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इसी एग्जांपल की और बात करें तो हम कह सकते हैं कि A प्रॉपर सबसेट है B का या C प्रॉपर सबसेट है D का, प्रॉपर सबसेट है D का। अच्छा, एक सिंबल के बारे में एक बात, छोटा सा बात समझना जरूरी है। एक सिंबल के बारे में क्या समझना है कि आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की बुक क्या यूज करती है और अदर कंपटीशन की बुक जो होती है आईटी के लिए जो होती है वह कौन सा साइन को यूज कर सकता है। तो आप याद रखें कि अगर A is a subset, A is a subset of सेट B सपोज करते हैं, तो एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, एनसीईआरटी की जो बुक होती है वह जनरली मैंने देखा है कि वह क्या यूज करता है, वह इसी साइन का यूज करता है, प्रॉपर सेट वाला का ही साइन यूज करता है, A सबसेट B ऐसे ही लिखता है। अच्छा, A सबसेट B। अच्छा, अगर प्रॉपर सबसेट अगर दिखाना हो, अगर प्रॉपर सबसेट को दिखाना हो, प्रॉपर सबसेट को अगर दिखाना है तो वह लिखता है A सबसेट B और A डज नॉट इक्वल टू B। मतलब A सबसेट तो है B का लेकिन वह उसके इक्वलिटी नहीं हो सकता है प्रॉपर सबसेट के केस में। बात वही है और कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने को क्या है ना कि और अदर बुक में अगर आप देखेंगे तो वह क्या करता है, A सबसेट B का मतलब क्या हो गया, इसको A इस सबसेट ऑफ B को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, A का सारा एलिमेंट B में है, A का सारा एलिमेंट B में है, और अगर उसको प्रॉपर सबसेट को दिखाना पड़ेगा तो A, चूंकि प्रॉपर सबसेट मतलब दोनों बराबर नहीं हो सकता है, तो लिख सकता है वो A इक्वलिटी का साइन हटा देता है, फिर ऐसे वो यूज कर लेता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको जो बताया गया कंसेप्ट है वो आपको सही समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो बताए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें।